सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक कॉन्टिनेंट, और इस कॉन्टिनेंट का नाम है साउथ अमेरिका। तो आज की क्लास में हम पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कवर करेंगे, ठीक है, कि साउथ अमेरिका की कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है, कौन सी रिवर है, कौन से वेटलैंड है, इसके अलावा इसमें कौन से आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसके साथ साथ कौन सी माउंटेन्स इसमें आती है, फिजिकल फीचर्स इसके क्या क्या हैं। तो आज की क्लास में हमारा पूरा साउथ अमेरिका कवरअप करेंगे हम, ठीक है। अगर होता है तो पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा एक ही वीडियो में कवरअप कर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास साउथ अमेरिका। तो ये देखो, जो आप ये देख रहे हो, ये आपका मिलता जुलता साउथ अमेरिका ही है वर्ल्ड के मैप में से, जो कि उत्तरी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका ऊपर होता है वर्ल्ड के मैप में, और नीचे रहता है हमारा साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका एक क्या है, महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है। अगर इसकी बात करें रैंकिंग की कि वर्ल्ड में कौन से रैंक पर आता है ये एरिया के दृष्टि से कॉन्टिनेंट, तो साउथ अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, चौथा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसको याद रखना। तो चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट है ये। तो पहला एशिया आता है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका आता है, एंड फोर्थ नंबर आता है दक्षिण अमेरिका का। और वहीं अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी के कितने धरातल को इसने कवर किया है, तो 1/8 जो लैंड है वो कवरअप है इसके द्वारा अर्थ की, ठीक है। 1/8 भाग जो धरातल का पार्ट है वो कवरअप किया है साउथ अमेरिका ने, किसका, हमारी पृथ्वी का, हमारे अर्थ का। अब इसके बाद अगर इसे पूछे कि कौन से ये हेमिस्फीयर में, कौन से हेमिस्फीयर में है, तो देखो भाई ध्यान से देखो, ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री, जो 0 डिग्री से ईस्ट वाला आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड वेस्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी देशांतर, ये कह सकते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो जो साउथ अमेरिका आता है पूरा का पूरा पश्चिमी गोलार्ध में आता है, ठीक है, किस में आता है, पश्चिमी गोलार्ध में आता है। और उसके साथ साथ देखो, ये तो रही पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध, तो पूरा का पूरा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछे उत्तरी गोलार्ध में आता है या दक्षिणी गोलार्ध में, तो जैसे ये 0 डिग्री से ऊपर वाला होगा आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, और साउथ वाला होगा, यानी दक्षिण वाला होगा साउथ हेमिस्फीयर। तो जो आपका जो हमारा ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ से 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा इसको टच करती है यहाँ से। तो नियर अबाउट ये आपका वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर लाई करता है, इधर ऐसे, ठीक है। तो ये किस में आया, तो भाई ये आपका 0 डिग्री से ऊपर भी है, तो यानी कुछ पार्ट इसका उत्तरी गोलार्ध में भी है, पर ज़्यादातर पार्ट किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सी बात रहेगी, तो कुछ इसकी कंट्रीज 0 यानी उत्तरी गोलार्ध में भी आते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, और ज़्यादा पार्ट, अगर ज़्यादातर पार्ट के क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर पार्ट इसका दक्षिणी गोलार्ध में आता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। तो ज़्यादा पार्ट किस में आता है, साउथ में। और पश्चिमी और पूर्वी में पूछे तो ज़्यादातर पार्ट किस में आएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा, यानी पश्चिमी गोलार्ध में आएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं। एक रेखा तो आपने देख ली, एक लैटिट्यूड तो आपने देख लिया कि जो दक्षिण अमेरिका है उसमें से 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर, उसमें से टच होती है। दूसरी भी आती है इसमें एक और लैटिट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 23.5 डिग्री साउथ, यानी जिसे हम कहते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा भी इसी महाद्वीप में से गुजरती है। तो 2 लैटिट्यूड इसको टच करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपका दक्षिण अमेरिका है इसकी कितनी कंट्रीज है, तो टोटल इसमें 12 कंट्रीज है। कितनी है, 12, यानी 12 कंट्रीज है, 12 देश है। जैसे एशिया है, एशिया में भारत हमारा एक देश है, उसी तरह दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, और उसमें कितनी कंट्री लाई करती हैं, 12, यानी 12 कंट्रीज में लाई करती हैं। तो 12 की 12 कंट्री हम देखेंगे एक बार, क्योंकि आगे मैं जब आपको कराऊंगी कि भाई ये कोलंबिया को टच करता है, ये बोलिविया को टच करता है, पेरू यहाँ पर है, इसमें से चिली में से ऐसे जाता है, तो ये सारे देश आपको पता होने चाहिए कौन सी कंट्रीज कहाँ पर है दक्षिण अमेरिका की। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ से
आपका इधर यहां पर है इक्वेडोर। देखो इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर को टच करता है इक्वेडोर, ऐसे याद कर सकते हैं, इक्वेटर को टच करता है इक्वेडोर, तो यहां पर पड़ती है इक्वेडोर कंट्री। इक्वेडोर के बिल्कुल साथ लगते हैं कोलंबिया, ठीक है, इक्वेडोर के बिल्कुल साथ लगते कौन सी है, कोलंबिया, तो यहां तक आती है आपकी कोलंबिया। नंबर 2 कोलंबिया, ठीक है, इक्वेडोर, कोलंबिया, और इनके साथ लगते एक और आती है वेनेजुएला। कौन सी कंट्रीज आती है, वेनेजुएला, यहां पर ऐसे, ये है वेनेजुएला। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, जो हमारी इक्वेटर है उन इक्वेटर को टच कर रही है तीनों ही कंट्रियां, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। आगे चलते हैं, वेनेजुएला के बाद यहां पर आती है गयाना कंट्री, गयाना कंट्री। गयाना के बाद आता है सरीनाम कंट्री, इसे सूरीनाम भी कह देते हैं, ठीक है, गयाना, सरीनाम। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर एक और आप ये कह सकते हो कंट्री नहीं, एक पार्ट है जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना, और ये यूरोप का, ठीक है, ये क्या है, यूरोप का स्पेस पोर्ट है। ये क्या है, यूरोप का स्पेस पोर्ट है। ये साउथ अमेरिका का पार्ट नहीं है, ये यूरोप का पार्ट है, जो है किसमें, दक्षिण अमेरिका में। और ये जो फ्रेंच गुयाना है यूरोप का स्पेस पोर्ट है, यानी यूरोप अपने जो ये कह सकते हो आप अपने बोलते हैं ना सैटेलाइट, यूरोप जो अपने सैटेलाइट है वो यहाँ से लॉन्च करता है फ्रेंच गुयाना से। तो फ्रेंच गुयाना यूरोप का पार्ट है, यूरोप की स्पेस पोर्ट है। और कोरू के पास, फ्रेंच गुयाना में एक जगह है कोरू, फ्रेंच गुयाना में एक जगह है कोरू, इस कोरू के पास से ही यूरोप अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए फ्रेंच गुयाना के बारे में। तो फ्रेंच गुयाना है दक्षिण अमेरिका में, बट किसका पार्ट है, यूरोप का। यूरोप का क्या है, यूरोप का भाई सैटेलाइट लॉन्च करता है यूरोप यहाँ से फ्रेंच गुयाना से। तो यूरोप का क्या कह सकते हैं हम, स्पेस पोर्ट, यूरोप का क्या है, स्पेस पोर्ट। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखो इतनी कंट्रीज हमने कर ली, इक्वेडोर नंबर 1, कोलंबिया नंबर 3, वेनेजुएला नंबर 4, गयाना नंबर 5, सरीनाम, ठीक है। ये फ्रेंच गुयाना हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये आपके यूरोप का पार्ट है, यूरोप का स्पेस पोर्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री और दक्षिण अमेरिका की एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ी कंट्री, तो कौन सी आएगी, ब्राजील। कौन सी कंट्री आएगी, ब्राजील। तो यहां पर आती है नंबर 6, ब्राजील, ठीक है। तो ये एरिया की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हमारी आती है, बिल्कुल आप ये कह सकते हो इस तरीके से, बिल्कुल एक तो देखो 2 कंट्रीज आती हैं, एक आती हैं यहां पर जो बच गई पेरू, और ये जो पतली पतली है इसे कहते हैं चिली, पेरू और चिली, ऊपर पेरू नीचे चिली, 6, 7, 8 पेरू और चिली। अब बीच में जो आएगी, अब इनके बीच में भी एक कंट्रीज आती है, तो यहां पर सेंटर में आती है बोलिविया, ठीक है। कौन सी कंट्री आएगी भाई, बोलिविया कंट्री आएगी, यहां पर पड़ती है नंबर 9, बोलिविया के साथ में नेक्स्ट जो कंट्री पड़ेगी उसका नाम है पराग्वे। तो बिल्कुल यहीं पर पड़ती है, ये हमारी हो जाएगी पराग्वे नंबर 10, और इधर आ जाएगी नंबर 11 उरुग्वे, और ये जो बीच में बच गई नंबर 12 अर्जेंटीना। तो इस प्रकार 12 कंट्रीज है दक्षिण अमेरिका के अंदर जो आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्रैक करना चाहते हो तो आपको पहले इन 12 कंट्रीज को और इनकी जो लोकेशंस है, यहाँ पे तो मैंने हैंड से बनाया है तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, आप एटलस लेके बैठो, मैप लेके बैठो, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन देखो, ठीक है। तो इक्वेडोर, सेकंड कोलंबिया,
वेनेजुएला, गयाना, सरीनाम, फ्रेंच गुयाना इज नॉट पार्ट ऑफ दक्षिण साउथ अमेरिका, इज अ पार्ट ऑफ किसका पार्ट है ये? यूरोप का। ठीक है, तो पेरू, ब्राजील सबसे बड़ा, बोलिविया बीच में आ जाता है। पेरू और चिली बिल्कुल सीक्वेंस में आएंगे और बीच में बोलिविया आ जाएगा। बोलिविया के नीचे पराग्वे के थोड़ा सा हट के उरुग्वे और बिल्कुल लास्ट में अर्जेंटीना। तो ये 12 कंट्रीज आती है दक्षिण अमेरिका के अंदर। अब चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो थोड़ी बेसिक नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए क्लास को शुरू करने से पहले। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स करना चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पीजीटी और नेट ज्योग्राफी से रिलेटेड, और पूरा कोर्स वहां पर अवेलेबल है पेड को। तो हमने अपने 12 कंट्रीज के नाम पढ़ लिए हैं और हमें समझ में आ गए हैं। अब सबसे पहले करेंगे हम फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका में कौन कौन सी प्राकृतिक, ये कह सकते हो आप, जैसे पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, ठीक है, रिवर्स है, जलप्रपात है, वाटरफॉल है, तो इन सबको कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले माउंटेन की बात कर लेते हैं। तो सबको पता है दक्षिण अमेरिका की मोस्ट इंपोर्टेंट माउंटेन है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, बहुत ज़्यादा लंबी है। देखो यहाँ से ये लगभग आपकी इधर से ऐसे शुरू हो जाती है और ऐसे जाते जाते बिल्कुल साउथ तक, यहाँ तक ये फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, इस तरीके से ऐसे फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला। ये कई पार्ट्स हैं इसके। यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, किलोमीटर में बात करें तो 7000 किलोमीटर लंबी है ये एंडीज पर्वतमाला। इसके साथ साथ अगर माइल्स में एग्जामिनर आपसे पूछता है डिस्टेंस, तो इसका रहेगा 4350 माइल्स। तो इतनी लंबी है ये विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला। अब देखो, इससे घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि कॉन्टिनेंटल की सबसे लंबी पर्वतमाला बताइए, कॉन्टिनेंटल की, महाद्वीपों की सबसे लंबी पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में है। पर्वतमाला का क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अगर एग्जामिनर पूछता है हमारी पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला बताइए, तब आप इसको आंसर में ना देके एस आकार की कटक को दोगे, क्योंकि हमारे समुद्र में भी क्या होती है, पर्वतमालाएं होती है जिसे गयोट कहते हैं। ठीक है, तो कटक्स भी होती है जो पर्वतों का ही पार्ट होती है। तो एस आकार की कटक आपकी सबसे लंबी है, समझ गए? ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल पूछे तब आप एंडीज पर्वतमाला, और पूरी पृथ्वी इंक्लूड करेगा तब आपके एस आकार की कटक आंसर रहेगा। ये हमारी जो एंडीज पर्वतमाला है ये आपके पैसिफिक ओशियन का जो रिंग ऑफ फायर वाला पार्ट है उसका पार्ट है। रिंग ऑफ फायर यानी जिसे काल्डेरा भी कहते हैं हम, काल्डेरा, प्रशांत काल्डेरा का पार्ट है ये एंडीज पर्वतमाला। काल्डेरा मीन्स इसमें आपकी जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला है और दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला। ये कहा जाता है कि जो रॉकी पर्वतमाला है उसी का ही पार्ट है एंडीज पर्वतमाला। दोनों की दोनों रिंग ऑफ फायर में से ही है। ठीक है, जो कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रशांत अग्निवल है, जो कि एक तरीके के ज्वालामुखी पर्वत है। तो इन्हीं दोनों का पार्ट है ये प्रशांत काल्डेरा में रॉकी और एंडीज दोनों आ जाती हैं। तो रॉकी आपकी नॉर्थ अमेरिका की है और एंडीज आपकी साउथ अमेरिका की है। तो ये प्रशांत काल्डेरा का पार्ट है। अगर एग्जामिनर पूछता है कि एंडीज पर्वतमाला किसका पार्ट है, तो प्रशांत काल्डेरा का पार्ट है। ये आपकी जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत मैंने आपको समझाया था, वहां से आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इधर से आपकी प्रशांत प्लेट और इधर से दक्षिण अमेरिकी प्लेट जब एक दूसरे के करीब आती हैं तब आपके ये इस तरीके के फोल्डर्ड माउंटेन बनते हैं। तो ये किस प्रकार का माउंटेन है आपका? फोल्डर्ड यानी मोड़दार फोल्डर्ड माउंटेन है ये। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला। अब इसको याद करने की उससे हम इसमें 3 पार्ट कर लेते हैं एंडीज पर्वतमाला के। सबसे पहले हम इसका नॉर्थ पार्ट, फिर इसका बिटवीन यानी जो बीच वाला पार्ट है, और फिर साउथ वाला। तो सबसे पहले अगर हम देखें पूरी एंडीज पर्वतमाला को, तो ये 7 कंट्रियों को टच करती है। 7 कंट्रीज को टच करती है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7 कंट्रियों को टच करती हैं
एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में से है, या 7 देशों में ये लाई करती है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ एंडीज पर्वतमाला की, यानी इस वाले पार्ट की। तो नॉर्थ एंडीज पर्वतमाला, इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो माउंट चिम्बाराजू, माउंट चिम्बाराजू नॉर्थ एंडीज में आपको एक तो माउंट चिम्बाराजू और दूसरी है माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर में पड़ता है, यहाँ पर इक्वेडोर में। ठीक है, ये दोनों के दोनों नॉर्थ एंडीज में आते हैं। किस में आते हैं? नॉर्थ एंडीज। और दोनों के दोनों आपके वोल्केनो माउंटेन है। किस प्रकार के माउंटेन है? ज्वालामुखी पर्वत हैं, चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे, और ये क्वेश्चन तो आता है कि कोटोपैक्सी किस कंट्री में है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। किस में है? इक्वेडोर में है। और एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये दोनों चीजें किस में पड़ेंगी? नॉर्थ एंडीज में। इसके बाद सेकंड आता है सेंट्रल एंडीज। सेंट्रल यानी बीच वाला, एंडीज पर्वतमाला का बीच वाला पार्ट सेंट्रल एंडीज। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि सेंट्रल में से, यानी यहाँ पर से ये बहुत ज़्यादा वाइड है। वाइड यानी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, फैली हुई है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला बहुत ज़्यादा वाइड है। और इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। एक तो ये कि आप सबको पता है एशिया में सबसे ऊंचा पठार है, एशिया में तिब्बत का पठार। बट अगर आपसे पूछे एशिया के बाहर, एशिया के जो बाहर सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू की बात करें, एशिया के बाहर सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू ये आपका एंडीज पर्वतमाला पर पड़ता है। और कौन सा? बोलीविया के पठार पर। यहाँ पर देखो बोलीविया के पठार, यहाँ पर आपकी 6 नंबर पर बोलीविया कंट्री है। ठीक है, इसी में ही आपका जो सेंट्रल एंडीज है, सेंट्रल एंडीज की बात करें तो सेंट्रल एंडीज की बात करें तो सेंट्रल एंडीज, आप जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत वाइड है भाई, सेंटर में से तो बहुत ज़्यादा चौड़ी है। इसकी एक ये विशेषता हो गई। इसके अलावा जो ये सेंट्रल एंडीज है, यहाँ पर आपका बोलीविया का पठार आता है। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ पर आता है बोलीविया का पठार। तो जो ये बोलीविया का पठार है, एशिया के बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर एशिया के बाहर बात करें, एशिया के बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसके साथ साथ सेंट्रल एंडीज के अंदर ही आता है आपका ईस्टर्न प्लेट्यू आता है। और इसके साथ साथ इसमें एक और प्लेट्यू आता है जिसका नाम है एंडियन प्लेट्यू। तो ये तीनों के तीनों जो प्लेट्यू, यानी तीनों के तीनों जो पठार हैं, ये आपके आते हैं सेंट्रल एंडीज पर्वतमाला में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, सेंट्रल एंडीज में बोलीविया का पठार, ईस्टर्न पठार और एंडियन पठार। और जो ये बोलीविया का पठार है, ये एशिया के बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है साउथ एंडीज, यानी एंडीज का थर्ड पार्ट, एंडीज पर्वतमाला का साउथ एंडीज, जिसमें आपका यहाँ पर आता है आटाकामा मरुस्थल। यहाँ पर आता है आटाकामा डेजर्ट या मरुस्थल। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल जो स्टूडेंट देखना चाहते हो मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आप इसमें देख सकते हो। जो आटाकामा डेजर्ट है, ये आपका चिली और एंडीज पर्वतमाला दोनों के बीच में पड़ता है। यहाँ पर आता है चिली कोस्टल माउंटेन। ठीक है, चिली कोस्टल रेंज और इधर आ जाती है एंडीज पर्वतमाला। तो चिली कोस्टल रेंज और एंडीज पर्वतमाला दोनों के बीच में पड़ता है आटाकामा डेजर्ट। और इसी वजह से दोनों के बिल्कुल बीच में होने की वजह से वर्षा का पानी, बारिश यहाँ पर नहीं हो पाती और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो संसार का सबसे ड्राइएस्ट, ये कह सकते हो आप, ड्राइएस्ट डेजर्ट है आटाकामा। इतना ड्राइएस्ट है कि इसकी तुलना मार्स से की जाती है। समझ गए? कितना ड्राइएस्ट है, इसकी तुलना मार्स से की जाती है आटाकामा डेजर्ट की। तो साउथ एंडीज की बात कर रहे थे हम, तो आटाकामा डेजर्ट आपने समझ लिया। इसके बाद साउथ एंडीज में आती है एकांक गुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पिक ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, और जो कि किस पर्वतमाला का पार्ट है? एंडीज पर्वतमाला का पार्ट है। किस पार्ट में आती है? साउथ एंडीज में आती है। ठीक है, एकांक गुआ। ये जो एकांक गुआ है, ये पड़ती है आपकी अर्जेंटीना कंट्री में। अर्जेंटीना
कंट्री में, और चिली जो आपकी कंट्री है इसके बॉर्डर के पास पड़ती है एकांक गुहा। चिली बॉर्डर के पास अर्जेंटीना कंट्री में पड़ेगी एकांक गुहा। आप इसको याद रखोगे, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद एकांक गुहा में ही यहाँ पर एक चीज़ और आती है साउथ एंडीज में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्या है कि भाई साउथ एंडीज में ही आता है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत का नाम है ओजोस डल सालाडो। ओजोस डल सालाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सक्रिय एक्टिव वोल्केनो। विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है ओजस डल सालाडो। किसका पार्ट है? साउथ एंडीज का। तो ये थे एंडीज पर्वतमाला, जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 3 पार्ट्स में इसकी जो जो विशेषताएं थी वो सारी हमने कवर अप कर ली हैं। आगे चलते हैं। एंडीज पर्वतमाला के बाद और जो फिजिकल पार्ट हैं वो पढ़ेंगे हम साउथ अमेरिका की। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक ही पार्ट किया है पर्वतमाला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पड़ता है आपका गयाना हाईलैंड। गयाना हाईलैंड, गयाना हाईलैंड। अब इन सभी हाईलैंड्स को कवर अप करेंगे। सबसे पहले गयाना हाईलैंड। गयाना हाईलैंड, इसके उत्तर में एक रिवर बहती है जिसका नाम है ओरिनिको। ओरिनिको रिवर इसके उत्तर में है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो ओरिनिको नदी के दक्षिण में गयाना है, ओरिनिको नदी के दक्षिण में। और यहाँ से बहती है भाई आपकी अमेजन नदी, तो अमेजन नदी के उत्तर में है ये। आप ये कह सकते हो ओरिनिको नदी के दक्षिण में और अमेजन नदी के उत्तर में, इनके बीच में जो हाईलैंड है उसका नाम है गयाना हाईलैंड। और जो ये गयाना हाईलैंड, इससे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ओरिनिको नदी बेसिन और अमेजन नदी बेसिन को कौन सा हाईलैंड अलग करता है साउथ अमेरिका में? तो आपका आंसर रहेगा गयाना हाईलैंड। तो इन दोनों को अलग करने का काम करता है गयाना हाईलैंड। तो आप इसको याद रखोगे, गयाना हाईलैंड ओरिनिको नदी बेसिन और अमेजन नदी बेसिन दोनों को ही अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है नंबर 2, ब्राज़ील हाईलैंड। ब्राज़ील हाईलैंड नाम से ही पता चल रहा है, यानी इसमें पूरा ब्राज़ील आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा ब्राज़ील आ जाएगा, यानी ये वाला पूरा का पूरा ब्राज़ील आ जाएगा इसमें, ब्राज़ील हाईलैंड में, ठीक है, ब्राज़ील आ जाएगा। अब ये जो ब्राज़ील हाईलैंड है इसमें 2 प्लेट्यू आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर आता है माटो गैरेसो और एक यहाँ पर आता है बोरबोरेमा। 2 प्लेट्यू आते हैं, दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, माटो गैरेसो एंड बोरबोरेमा। ये दोनों प्लेट्यू हैं, ठीक है। ये दोनों प्लेट्यू आपको पता होनी चाहिए, माटो गैरेसो और एंड बोरबोरेमा। अब इन दोनों प्लेट्यू से ही रिवर बहती है दक्षिण अमेरिका की। कौन कौन सी? एक आती है पराग्वे रिवर, एक आती है प्राना रिवर, ठीक है, जो कि प्राना इंपॉर्टेंट है, यानी प्राना मेन रिवर है और पराग्वे उसकी क्या है? सहायक नदी है। तो पराग्वे और पराना, पराग्वे और पराना, ये दोनों जो रिवर है ये यहाँ से बहती है, यहाँ से पराग्वे आती है, यहाँ से पराना आती है और इधर से उरेग्वे भी आती है। ये पराना हो जाती है दोनों मिलके, और यहाँ पर उरेग्वे भी पराना में मिल जाती हैं। तो पराग्वे और पराना ये दोनों की दोनों किस प्लेट्यू, दोनों की दोनों आपके मैटो गरासो और बोरबोरेमा प्लेट्यू से होकर बहती है, पराग्वे और पराना, दोनों ही ब्राज़ील हाईलैंड के अंतर्गत आती है। तो 2 हाईलैंड हमने पढ़ लिए हैं, गयाना जिसमें आपको ओरिनिको नदी बेसिन और अमेजन नदी बेसिन, अभी नदियाँ पढ़ाऊंगी, इन दोनों के बीच का याद रखना है। और दूसरा हाईलैंड पढ़ा हमने ब्राज़ील, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, मैटो गैरेसो और बोरबोरेमा। इसके बाद नेक्स्ट आता है पैटागोनिया। पैटागोनिया हाईलैंड। पैटागोनिया हाईलैंड। अब ये जो पैटागोनिया है ये आपका क्या है? लार्जेस्ट डेजर्ट इन अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना में है पैटागोनिया, ठीक है। अर्जेंटीना में है पैटागोनिया, ठीक है। अर्जेंटीना के अंदर अगर हम देखें तो भाई अर्जेंटीना में जो पैटागोनिया है लार्जेस्ट है, यानी बड़ा है,
तो ये अर्जेंटीना में लार्जेस्ट डेजर्ट है। और भाई ये आपका साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट पैंटागोनिया है। साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट यानी साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है पैंटागोनिया। ठीक है, आपका अटाकामा सबसे बड़ा नहीं है, पैंटागोनिया सबसे बड़ा है साउथ अमेरिका का। और इसके साथ साथ वर्ल्ड में इसकी 8 रैंकिंग रखती है पैंटागोनिया की। पैंटागोनिया डेजर्ट की विश्व में 8वीं रैंकिंग पर आता है पैंटागोनिया डेजर्ट। तो ये पैंटागोनिया मरुस्थल है, ये किस में पड़ता है, किस कंट्री में, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल और उसके अलावा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल और विश्व का 8वां बड़ा मरुस्थल है पैंटागोनिया डेजर्ट। और ये पैंटागोनिया हाईलैंड में यानी पैंटागोनिया प्लेट्यू भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो आई थिंक आपको इतना पता होना चाहिए। इस पैंटागोनिया के पूर्व में यानी पूरे दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अंध महासागर या अटलांटिक महासागर पड़ता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब ये थे आपके हाईलैंड जिसमें हमने गयाना हाईलैंड पढ़ा, ब्राजील हाईलैंड पढ़ा, पैंटागोनिया हाईलैंड पढ़ा। पैंटागोनिया हाईलैंड आपका यहाँ पर आता है साउथ में। ठीक है, पैंटागोनिया अधिकतर पार्ट इसका अर्जेंटीना में आता है। अब इनके बाद देखो हमने इधर एंडीज पर्वतमाला पढ़ ली इस साइड, और यहाँ पर हमने क्या पढ़े, यहाँ पर हमने पढ़े कि आपके हाईलैंड। अब ये बीच का पार्ट बच गया यानी ये वाला पार्ट बच गया है। अब इसको कवरअप करेंगे यानी सेंट्रल लो लैंड। नेक्स्ट फिजिकल फीचर आता है सेंट्रल लो लैंड। साउथ अमेरिका का नेक्स्ट फीचर आता है सेंट्रल लो लैंड, बीच की जो नीची भूमि है। अब ये जो भूमि होती है ना, ये आप ये लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फर्टिलाइजर यानी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। अब इधर देखो, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला और यहाँ पर आपके जो ईस्टर्न हाईलैंड, सारे हाईलैंड को मिलाकर ये कह देंगे ईस्टर्न यानी पूर्व की ओर है ना, तो ईस्टर्न हाईलैंड पूर्व के वाले हाईलैंड और इधर आपकी एंडीज पर्वतमाला, दोनों के बीच में लाई करता है सेंट्रल लोलैंड। दोनों के बीच में आता है सेंट्रल लोलैंड और इनमें आपका एक ये वाला भी एरिया आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है एक एरिया जिसे कहते हैं पंपास। ठीक है, पंपास जो कि आपके अर्जेंटीना कंट्री में पड़ते हैं और अर्जेंटीना कंट्री का हृदय भी इसे कहते हैं, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। पंपास ये एक ग्रास लैंड होते हैं। ठीक है, आपके टेम्परेट ग्रास लैंड होते हैं यानी शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रास लैंड होते हैं ये पंपास। अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं इन्हें क्योंकि काफ़ी एग्रीकल्चर और काफ़ी अच्छी लैंड होती है यहाँ की एग्रीकल्चर की दृष्टि से। अब इस आपके सेंट्रल लोलैंड में 3 नदी बेसिन और आते हैं। 3 नदी बेसिन और आते हैं, कौन कौन से, एक आता है भाई आपका लानोस बेसिन। कौन सा बेसिन, लानोस बेसिन, जो कि यहाँ पर आता है लानोस बेसिन। नंबर 1 लानोस बेसिन, जो कि यहाँ पर आपकी कौन सी रिवर थी, ओरिनिको। मैंने अभी बताई थी ना, ओरिनिको रिवर थी। तो जो ओरिनिको नदी है इसका पार्ट आता है लानोस बेसिन में। ओरिनिको नदी का किसका पार्ट आता है, ओरिनिको नदी का। ओरिनिको नदी का पार्ट आता है लानोस बेसिन के रूप में। बहुत उपजाऊ है, एग्रीकल्चर की जाती है, अच्छी खासी पैदावार होती है। नेक्स्ट आता है सेलवास बेसिन। सेलवास क्या है, यहाँ पर हमारी अमेजन रिवर बहती है। मैंने अभी बताया था आपको अमेजन बहती है। ठीक है, जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के आसपास जो आपके घने जंगल हैं उन्हें सेलवास कहते हैं। और जो आसपास वाला एरिया है ये अमेजन नदी के ये वाला और ये वाला, ये सारा क्या कहलाता है, सेलवास बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो अमेजन नदी, इसके आसपास बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो 100 से भी अधिक इसकी सहायक नदियाँ हैं। काफ़ी वाइड एरिया है, काफ़ी वाइड है ये, और विश्व की भी सबसे चौड़ी नदी है। चौड़ाई में नंबर 1 है इसकी अमेजन नदी की। ठीक है, लंबाई में नील नदी है, सेकंड लंबी नदी अमेजन। अब जो ये सेलवास बेसिन है यहाँ पर बहुत घने जंगल है। ठीक है, अमेजन 1 कहते हैं जिन्हें, क्या कहते हैं, अमेजन 1। जो ये अमेजन 1 है इन्हें विश्व के फेफड़े भी कहते हैं, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व के फेफड़े के नाम से भी जाने जाते हैं अमेजन 1, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन है ये पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी अब्जॉर्ब करते हैं अमेजन 1। जो ये अमेजन 1 है यहाँ पर आपको अधिक अलग अलग प्रकार की पशु पक्षियों और पौधों की वैरायटीज भी देखने को मिलते हैं, यानी बायोस्फीयर यानी जैव विविधता भी सबसे अधिक पाई जाती है संसार में इन अमेजन वनों के अंदर ही। तो आपको ये सेलवास बेसिन अमेजन 1 को अच्छी तरीके से कंप्लीटली स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ला प्लाटा बेसिन।
जो ये ला प्लाटा बेसिन है इसे एक नाम से और जानते हैं, रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपकी पराग्वे और पराना, तो ये जो पराग्वे और पराना नदियों का जो बेसिन है उसे जाना जाता है ला प्लाटा बेसिन और रियो डी ला प्लाटा के नाम से। बेसिन तो आप समझते ही होंगे ना, जैसे कोई रिवर होती है वो बह रही है, तो जैसे ये रिवर आ रही है यहाँ से बह के, ये रिवर इसके आसपास दूर थोड़ी सी दूरी पर जो आसपास वाला इलाका होता है वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी आपकी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर, और इसी वजह से ये जो एरिया होता है एग्रीकल्चर, ग्रास लैंड, इन सब के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो इसे ही कहते हैं बेसिन। तो पाम्पास पढ़ा हमने जो कि अर्जेंटीना का हृदय, लानोस बेसिन ओरिनेको नदी के पास वाला, सेल्वास बेसिन अमेजन नदी के पास वाला, ला प्लाटा बेसिन पराना और पराग्वे नदी के पास वाला, ला प्लाटा का दूसरा नाम भी है रियो डी ला प्लाटा। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। तो ये थे हमारी दक्षिण अमेरिका की सेंट्रल लो लैंड, जिसके अलग अलग नाम, अलग अलग एरियाज में अलग अलग नामों से जानी जाती है सेंट्रल लो लैंड। अब इसके बाद हम करेंगे जो दक्षिण अमेरिका है इसके रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। जैसे आपको मैंने बता भी दिया है कि यहाँ पर ओरिनिको रिवर है, यहाँ पर आपकी अमेजन नदी है, इधर आपकी ये है, तो उन्हीं को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे अभी। तो रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, रिवर्स और साउथ अमेरिका में सबसे पहले नंबर पर करेंगे हम अमेजन नदी, क्योंकि दक्षिण अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व में, वर्ल्ड में लंबाई में दूसरे नंबर पर आती है नील नदी के बाद। वैसे अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी है, पर अगर हम बात करें वर्ल्ड की दूसरी लंबी नदी है, बट चौड़ाई में ये वर्ल्ड में नंबर 1 है, ठीक है, यानी चौड़ाई में, वाइड में ये वर्ल्ड में नंबर 1 पर आती है अमेजन नदी। अमेजन नदी इसकी 100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं, और बारिश के दिनों में तो ये और भी अधिक चौड़ी होकर 190 किलोमीटर और अधिक दूरी तक फैल जाती है, ठीक है। जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी आपकी देखो जैसे आपकी गंगा है ना, गंगा क्या, एक तरफ से अलकनंदा आती है, एक तरफ से भागीरथी आती है, तब आगे जाके गंगा का नाम गंगा पड़ता है। उसी तरह जो आपकी अमेजन नदी है ये भी 2 नदियों के मिलने से बनती है। वो कौन कौन सी 2 नदियाँ, एक आती है आपकी मैरानोल, यहाँ से बहकर आती है मैरानोन, और इधर से आती है उकियाली नदी। तो मैरानोन नदी और उकियाली, और दोनों नदी आगे जाके आपस में मिल जाती हैं, और जहाँ पर ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं वहाँ से अमेजन नदी का नाम अमेजन पड़ता है। अगर अमेजन नदी की पूरी लंबाई ले ली जाए तो ये नील नदी से भी अधिक लंबी नदी है, बट इसके कुछ एरियाज इतनी ज़्यादा दुर्गम है कि मनुष्य की पहुँच से बाहर हैं, तो मनुष्य वहाँ जा नहीं सकता, और इसी वजह से वो एरिया छूटे हुए हैं, और इसकी जो अभी काम है वो चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो अमेजन नदी है वो लंबाई में दूसरे नंबर पर है। तो मैरानोन और उकियाली, इन दोनों नदियों के आपस में मिलने के बाद ही अमेजन नदी का नाम अमेजन पड़ता है। जो ये अमेजन नदी है ये आपकी यहाँ से ऐसे बहती है, इधर से बहना स्टार्ट होती है, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बहना स्टार्ट होती है, यहाँ से आपकी मैरानोन आती है, इधर से उकियाली आती है, दोनों आपस में यहाँ मिल जाती है, फिर ये ऐसे आपके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और इसकी भाई बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं अमेजन नदी की, जो इसमें अपना पानी डालती हैं और इसको बहुत ज़्यादा चौड़ी बना देती है, वाइड बना देती है अमेजन नदी को। तो जो ये अमेजन नदी है ये आपके 2 हाईलैंड में से है। कौन कौन से हाईलैंड में, यहाँ पर आपका गयाना हाईलैंड है और यहाँ पर ब्राज़ील। तो जो अमेजन नदी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किन 2 हाईलैंड के बीच में से बहती है, तो गयाना प्लस ब्राज़ील। अमेजन नदी यहाँ पर आपका गयाना हाईलैंड है और यहाँ पर आपका ब्राज़ील हाईलैंड है, तो दोनों हाईलैंड के बीच में से बहती है अमेजन नदी, अगर हाईलैंड पूछता है तो। अमेजन नदी और गिरती किस में है, कौन से महासागर में, अंध महासागर में, जिसे इंग्लिश में अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। और ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है भाई आपके पेरू, सेंट्रल पेरू, ठीक है, क्योंकि ये यहीं से आपकी मैरानोन और उकियाली नदी यहाँ से निकलती है ना, तो सेंट्रल पेरू एंडीज पर्वतमाला से निकलती है अमेजन नदी। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको अमेजन नदी के बारे में पता होनी चाहिए। अमेजन नदी के बाद दूसरे नंबर पर आती है दक्षिण अमेरिका की दूसरी प्रमुख नदी है पराना नदी।
पराना नदी, इसमें भी एक तो पराग्वे नदी इसमें मिलती है और एक उरेग्वे, और ये दोनों कंट्रीज भी हैं, है ना। तो इसलिए आप याद भी कर सकते हो। जो पराना नदी है आपने पढ़ा था ना, माटो ग्रासो मैंने आपको पढ़ाया था, ब्राज़ील का पार्ट है, ब्राज़ील में आपका प्लेट्यू आता है माटो ग्रासो। तो जो माटो ग्रासो प्लेट्यू है वहाँ से पराग्वे नदी निकलती है। माटो ग्रासो जो आपका प्लेट्यू है वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, पराग्वे, वहाँ से पराग्वे नदी निकली, ठीक है। और इसके बाद ईस्ट की ओर देखो, इधर से आपकी पराग्वे नदी निकली, पराग्वे, और ईस्ट की ओर जो पराग्वे नदी है वो किस में मिल जाती है, पराना में। ये आपकी पराग्वे और ये आपकी पराना, ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर पराना नदी में मिल जाएगी पराग्वे रिवर। दो मेन रिवर कौन सी रहेगी, पराग्वे उसकी सहायक नदी रहेगी, ठीक है। पराग्वे कहाँ से निकलती है, माटो ग्रासो से निकली, प्लेट्यू है ये एक पठार है, और पराग्वे नदी से निकलकर आगे चल के किस में मिल गई, पराना नदी में। अब आगे चल के रियो डी ला प्लाटा, जो हमने ला प्लाटो पढ़ा था प्लेट्यू, तो जो आपका ला प्लाटो प्लेट्यू है यानी ला प्लाटो पठार है, उसमें जाके आगे उरेग्वे नदी भी मिल जाती है। ला प्लाटो पठार के पास उरेग्वे नदी भी पराना और पराग्वे में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये तीनों रिवर्स आपस में मिलकर इस तरीके से बहती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ये थी पराना नदी, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सहायक नदी। तीसरी आती है ओरिनिको नदी। ये जो ओरिनिको नदी है, जो कि आपको मैंने बताया भी था, यहाँ पर से बहती है ओरिनिको नदी, ओरिनिको बेसिन भी है यहाँ पर, ठीक है। ओरिनिको नदी यहाँ से बहती है आपकी दक्षिण अमेरिका में। जो ये ओरिनिको नदी है ये आपके गुआना जो हाईलैंड है उसके पास से निकलती है, गुआना हाईलैंड से बहती है ओरिनिको नदी। उसके साथ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना से भी बहती है ये। यहाँ पर आपका सवाना वाला एरियास आता है जिसे सेलवास या सवाना कहते हैं। सवाना क्या है, देखो जो आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होती है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी आपके ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है, उन्हें हिंदी में एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है सवाना, पर्टिकुलर नेम दे दिया है सवाना। उष्णकटिबंधीय यानी जो भूमध्य रेखा के आसपास जो घास के मैदान है उन्हें सवाना कहते हैं। तो जो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो सवाना है, ठीक है, तो इन्हीं सवाना वाले देखो उष्णकटिबंधीय यानी 0 डिग्री हमारी यहीं से तो जाती है, दक्षिण अमेरिका के यहीं से जाती है ना, तो जो भूमध्य रेखा है उसके पास वाला एरिया सवाना कहलाएगा। ओरिनिको जो नदी है वो सवाना में से ही होकर बहती है, क्योंकि 0 डिग्री के आसपास होकर बहती है ओरिनिको नदी, तो उसी के पास से बहती है सवाना। अब दूसरी बात, दक्षिण अमेरिका का और जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो कौन सा है, एंजिल, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है भाई, एंजिल वाटरफॉल। और ये एंजिल वाटरफॉल किस नदी पर है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देखो या तो आपको कैरो नदी मिलेगी कि कैरो नदी पर है। ये कैरो नदी किसकी सहायक नदी है, ओरिनिको नदी की। ओरिनिको इज अ मेन रिवर और उसकी सहायक नदी है कैरो। या फिर आपको कैरो मिले या आपको कैरोनी मिले, ऑप्शन में कैरोनी मिले या भाई आपको चूरू मिले, ठीक है। तो इनमें से कोई भी रिवर मिले तो आप डाल देना ऑप्शन में, एक मिलेगी, या कैरो मिलेगी या कैरोनी या चूरू। तो ये सहायक नदियाँ किसकी है, ओरिनिको नदी की। और एंजिल वाटरफॉल क्या होता है, जब पानी बहुत अधिक हाइट से नीचे गिरता है। तो जो एंजिल वाटरफॉल है जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये आपका पड़ता है कैरो नदी पर। और ये जो कैरो नदी किस कंट्री में पड़ती है, ये सहायक नदियाँ ये पड़ती है वेनेजुएला कंट्री में, जो कि आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है। वेनेजुएला कंट्री में पड़ती है, यानी विश्व का अगर हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें वर्ल्ड का, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वेनेजुएला कंट्री में है, एंजिल वाटरफॉल का नाम है। उसके अलावा किस रिवर पर है, कैरोनी, ठीक है, या चूरू, जो भी आपको ऑप्शन में मिले। और इसकी हाइट कितनी है भाई, 979 मीटर की हाइट से पानी यहाँ नीचे गिरता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आगे चल के कुछ नहीं होता, ये ओरिनोको नदी भी आगे चलकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और इसकी कहानी भी खत्म हो जाती है। तो 3 रिवर्स हमारी हो गई हैं। लास्ट आती है हमारी साओ फ्रांसिस्को नदी। नंबर 4 साओ फ्रांसिस्को नदी, साओ
फ्रांसिस्को नदी। ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ये चौथी बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका की, और ये ब्राज़ील से बहती है, और ब्राज़ील से बहते हुए आगे चलकर किस में गिर जाती हैं, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें कुछ और नहीं है। तो इतना आपको रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपकी रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका अमेजन नदी, पराना नदी, ओरिनिको नदी और साओ फ्रांसिस्को नदी, और इनसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने कंप्लीट पढ़ ली है। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका में, आगे आपके आते हैं क्या रह गई भाई, हमने साउथ अमेरिका में बहुत कुछ पढ़ लिया। देखो हमने इसके हाईलैंड पढ़ लिए, लोलैंड पढ़ लिए, और उसके साथ साथ हमने कंट्रीज पढ़ ली, और इसके साथ साथ हमने पर्वतमाला पढ़ ली है, और रिवर्स भी हमने कंप्लीट कर ली है साउथ अमेरिका की। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी उष्णकटिबंधीय जो हमारे घास के मैदान हैं साउथ अमेरिका में, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो साउथ अमेरिका में जो भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनको पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है लानोस। आप लानोस बेसिन भी पढ़ चुके हो, तो उसी तरीके से लानोस घास के मैदान भी हैं। तो आपको पता होनी चाहिए किस टाइप के घास के मैदान है। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यानी उष्णकटिबंधीय। देखो यहाँ से हमारी जाती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर, और 0 डिग्री के आसपास वाला जो बेल्ट होती है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय पेटी, यानी ट्रॉपिकल बेल्ट। तो जो 0 डिग्री से आसपास वाली इतनी चौड़ी पट्टी में जो भी ग्रासलैंड होंगे वो होंगे आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो यहाँ पर लानोस जो आपके ग्रासलैंड है ये किन किन कंट्रीज में पड़ते हैं, तो ये पड़ते हैं भाई आपके, एक तो कोलंबिया और दूसरी वेनेजुएला। यहाँ पर आपकी कोलंबिया आ जाती है, यहाँ पर वेनेजुएला आ जाती है। तो कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों कंट्रीज में पड़ते हैं लानोस घास के मैदान, जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो इतना आपको पता होने चाहिए। और एग्जामिनर अगर पूछता है तो ओरिनिको नदी जो बेसिन है उसके पास है आपके लानोस ग्रासलैंड। नेक्स्ट आता है सेलवास क्या है? सेलवास है भाई आपके सवाना सेलवास, जो अमेजन नदी है। अमेजन नदी, देखो अमेजन नदी यहीं से तो बहती है ऐसे। एक बार एग्जामिनर में क्वेश्चन आया था कि भूमध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक या भूमध्य रेखा के बिल्कुल पैरेलल समानांतर कौन सी रिवर बहती है, तो एग्जाम राइट आंसर था अमेजन नदी। अमेजन नदी बिल्कुल भूमध्य रेखा के पैरेलल बहती है। इसके अलावा ऐसी कोई रिवर नहीं है विश्व की जो इसके पैरेलल बहती हो, किसी भी कॉन्टिनेंट की ऐसी रिवर नहीं है, तो अमेजन नदी है, ठीक है। तो जो अमेजन नदी है इसके आसपास वाला मैंने अभी बताया था जो घने जंगल है उन्हें सेलवास कहते हैं। और ये किस प्रकार के वन है, ये आपके भूमध्य रेखीय वर्षावन है, भूमध्य रेखीय वर्षावन है, जिन्हें सेलवास के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का भी एक पार्ट है, अमेजन नदी के आसपास वाला एरिया। नेक्स्ट आता है सिराडो। तो जो ब्राजील के अंदर जो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उन्हें सिराडो के नाम से जानते हैं। ब्राजील के अंदर जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उन्हें क्या कहते हैं? सिराडो याद रखोगे आप। नेक्स्ट आता है काटिंगा। ये जो ग्रासलैंड है उत्तरी पूर्वी ब्राजील के अंदर जो आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उन्हें काटिंगा के नाम से जानते हैं। यानी इस वाले पार्ट में, ये आपका ब्राजील आता है पूरा, ये ब्राजील आता है, जो ये वाला पार्ट है उत्तर पूर्वी जो पार्ट है इन्हें काटिंगा कहते हैं, जो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ही आते हैं। तो ये चारों आपको नाम पता होने चाहिए, लानोस, सेलवास, सिराडो और काटिंगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके किस प्रकार के ग्रासलैंड है? ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बाद टेम्परेट ग्रासलैंड। नेक्स्ट हम करेंगे टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड, यानी जो ग्रासलैंड आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है, जो हमारी 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा जो गुजरती है दक्षिण अमेरिका में से, तो इसके आसपास वाले एरिया में जो भी आपके ग्रासलैंड होंगे उन्हें कहेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है पंपास, जो कि एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? पंपास आपके लोकेटेड है अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना का हृदय भी इन्हें कहते हैं। वहां पर काफी एग्रीकल्चर और सबके लिए फेमस है पंपास, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी में पैंटागोनिया
पैंटागोनिया स्टेपीज। जो पैंटागोनिया स्टेपीज, देखो जो आपके अधिकतर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, उन्हें स्टेपीज कहते हैं। यूरोप में भी स्टेपीज कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें पैंटागोनिया स्टेपीज, जो कि आपका पैंटागोनिया डेजर्ट है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, पूरा का पूरा पैंटागोनिया डेजर्ट, जो कि आपका ये जो पैंटागोनिया स्टेपीज पड़ते हैं, इसमें आपकी तकरीबन चिली कंट्रीज आ जाती हैं, और चिली के साथ साथ वही आपका अर्जेंटीना आ जाता है। अर्जेंटीना के साथ साथ यहाँ पर कुछ आपके आइलैंड है। यहाँ पर साउथ अमेरिका में कुछ आइलैंड है जिनका नाम है फोल्कलैंड। क्या नाम है आइलैंड का, फोल्कलैंड आइलैंड। और जो ये फोल्कलैंड आइलैंड हैं, ये आपके दक्षिण अमेरिका का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, फोल्कलैंड आइलैंड। तो जो ये आपका पैंटागोनिया स्टेपीज है, इसमें आपका चिली आता है, अर्जेंटीना आता है, और तीसरा आपका फोल्कलैंड आइलैंड भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये एक आपका कोल्ड डेजर्ट है, यानी ठंडा मरुस्थल है। और ये मरुस्थल क्यों बना है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग यानी हद से ज़्यादा चराई हुई है यहाँ पर पशुओं की। यहाँ पर मेरिनो भेड़ ज़्यादा पाली जाती है, जो कि बेस्ट क्वालिटी की ऊन देती है, और इसी भेड़ की अत्यधिक चराई के कारण यहाँ पर इस डेजर्ट का निर्माण हुआ है। और इसके बाद इसी में ही आ जाता है आटाकामा डेजर्ट। जो आटाकामा डेजर्ट है, उसको आपको पता है, वो आपका नॉन पोलर डेजर्ट है, यानी ठंडा मरुस्थल है, बट वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है। वो किसका, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल पैंटागोनिया है। आप इस बात को याद रखना। और विश्व का 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल है पैंटागोनिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, ये हमारे हो गए टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दोनों करने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक वेटलैंड और आती है भाई दक्षिण अमेरिका में। वेटलैंड यानी दलदल टाइप भूमि, जिस पर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, मकान नहीं बना सकते, कुछ नहीं हो सकता। ऐसी भूमि जो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, वेटलैंड कहते हैं इस प्रकार की भूमि को। आर्द्र भूमि हिंदी में कहते हैं, आर्द्र भूमि। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के अंदर पैंटानल वेटलैंड है। पैंटानल नाम की एक वेटलैंड है, जो कि विश्व का सबसे बड़ी वेटलैंड है, विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है एरिया की दृष्टि से। ये आपकी लगभग यहाँ पर है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है पैंटानल वेटलैंड। यहाँ अगर इसकी बात करें तो इसका ज़्यादातर एरिया, पैंटानल वेटलैंड का सबसे ज़्यादा एरिया पड़ता है ब्राज़ील कंट्री में। ब्राज़ील कंट्री में इसका ज़्यादा एरिया पड़ता है। ब्राज़ील के साथ साथ कुछ पार्ट इसका बोलीविया में भी पड़ता है, बोलीविया, और कुछ पार्ट इसका पराग्वे में भी पड़ता है, क्योंकि इधर हमारी पराग्वे पड़ती है। तो इन तीनों कंट्रीज में है, बट ज़्यादातर पार्ट ब्राज़ील ने इसका कवर किया है। विश्व की सबसे बड़ी वेटलैंड है। भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है, सुंदरवन वेटलैंड। भारत की कौन सी सबसे बड़ी, सुंदरवन वेटलैंड। तो इन सारे क्वेश्चन को आप रिलेटेड करके पढ़ते जाया करो, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो कवर होते जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका की कौन कौन सी झीलें हैं। तो एक फेमस झील टीटीकाका झील, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है, झील है टीटीकाका झील, जो कि एक ताजे पानी की झील है। कितनी हाइट पर है, 3810 मीटर की हाइट पर है ये टीटीकाका झील, ताजे पानी की झील। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, और साउथ अमेरिका भी। और लोकेटेड कहाँ पर है भई, तो बोलिविया और पेरू दोनों की बाउंड्री पर है टीटीकाका। आपके यहाँ पर है टीटीकाका झील। ठीक है, टीटीकाका, जिसमें पेरू देश की बाउंड्री आ जाती है और साइड में बोलिविया देश की आ जाती है। तो दोनों की बाउंड्री पर पड़ती है टीटीकाका झील। उसके बाद नेक्स्ट पड़ती है लेक पोपो झील। लेक पोपो लेक, अगर एग्जामिनर पूछ भी ले तो केवल आपको कंट्री याद रख लेना, बोलिविया में पड़ती है ये लेक पोपो लेक। ये किस में पड़ती है, बोलिविया में। नेक्स्ट आती है लेक मैराकाइबो झील। लेक मैराकाइबो लेक, ये मैराकाइबो लेक पड़ती है वेनेजुएला के अंदर। किस में पड़ती है, वेनेजुएला के अंदर।
लेक मैराकाइबो लेक किस में पड़ती है? वेनेजुएला के अंदर। और एक बात और भाई, ये जो वेनेजुएला है ऑयल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है, यानी तेल उत्पादन के लिए। और जो ये लेक मैराकाइबो है ये भी तेल उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है साउथ अमेरिका की। ठीक है, तो आपको वेटलैंड मैंने करवा दी। ठीक है, आर्द्र भूमि हमने पढ़ ली, विश्व की सबसे बड़ी। लेक ऑफ साउथ अमेरिका हमने पढ़ ली, जिसमें टीटीकाका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी कंट्रीज भी पेरू प्लस बोलीविया। लेक पोपो हमने पढ़ी बोलीविया के अंदर, और लेक मैराकाइबो हमने पढ़ी जो कि वेनेजुएला में पड़ती है। ये भी आपके तेल उत्पादन की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने अपनी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर अप कर ली है। ग्रासलैंड भी हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और रहती है हमारी, स्थल संधि और जल संधियाँ, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। उसके अलावा भाई जो साउथ अमेरिका है, आप इसे जानते हो, इसे पक्षी महाद्वीप भी कहते हैं। बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां, 35,000 प्लस प्रजातियां पक्षियों की, बर्ड्स की यहाँ पर देखने को मिलती हैं साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो पक्षी महाद्वीप भी इसे कहते हैं। बर्ड कॉन्टिनेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। रिया, हमिसबर्ग जैसे जो बर्ड्स हैं वो आपके यहीं पर देखने को मिलते हैं, रिया और हमिसबर्ग जैसे पक्षी। ठीक है, और इसके साथ साथ स्थल संधि की बात करें तो उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका दोनों के बीच कौन सी स्थल संधि है? पनामा स्थल संधि है, पनामा स्थल संधि है। और इसके साथ साथ अगर एग्जामिनर आपसे पूछे अटलांटिक महासागर प्लस पैसिफिक ओशियन दोनों के बीच कौन सी स्थल संधि है, तो मैगलन, स्थल नहीं जल, मैग्नल जल संधि। किसके और किसके बीच है ये मैग्नल जल संधि? ये पड़ती है आपकी प्रशांत महासागर प्लस अंध महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन प्लस अटलांटिक महासागर, मैग्नल जल संधि, जो कि मैग्नल ने ही इसे खोजा था तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया है। इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और भी आती है, वो आती है डायरेक्ट पैसेज। डायरेक्ट पैसेज ये क्या है? डायरेक्ट पैसेज क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखो आप, ये हमारा दक्षिण अमेरिका का साउथ वाला पार्ट, और यहाँ पर हमारा पड़ता है अटलांटिक महासागर, और नीचे पड़ता हमारा अंटार्कटिका। तो आपका जो दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर आपकी भयंकर लहरें उठती हैं, बहुत तेज और बहुत ही भयानक वेदर रहता है, मौसम रहता है यहाँ का। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसी को कहा गया है ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज, तो आप इसको याद रखना अगर एग्जामिनर पूछे तो साउथ अमेरिका प्लस अंटार्कटिका के बीच में जो वाटर वाला पार्ट है उसे ही कहते हैं ड्रेक पैसेज। यहाँ पर बहुत भयंकर लहरें उठती हैं और मौसम भी काफ़ी खतरनाक और भयानक होता है, तो इसी को ही कहते हैं ड्रेक पैसेज। तो और कुछ रह गया हो तो हम अगली क्लास में कवर अप कर लेंगे। आई थिंक इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, काफ़ी चीज़ें हमने अपनी सीख ली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक शेयर एंड मैक्सिमम सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को भी मत भूलना भाई, स्टडी विद दीपा सैनी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।